नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आप प्लस टू में हो, यानी कि अभी जस्ट आपने प्लस टू का एग्जाम दिया हो, ठीक है? अभी आपको ग्रेजुएशन करना हो, या हो सकता है कि आप हाई स्कूल कर रहे हो, 10th कर रहे हो, या हो सकता है कि आप जो है ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, या यह भी हो सकता है कि आपके घर में आपका जो है कोई भी सगा संबंधी या कोई भी हित मित्र जो है आपका तैयारी करना चाहता हो, जिसको 12th के साथ में या 12th के बाद में तैयारी करनी होती है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 12th के साथ में तैयारी नहीं करनी चाहिए। जब आप 12th को क्रॉस कर लें, प्लस टू जब आपका हो जाए, तो आप ग्रेजुएशन के समय से आप तैयारी करें। तो कई बार मेरे पास ये क्वेरी आ रही थी लगातार कई दिनों से, और इस पर वीडियो मैंने आपसे जो है वादा भी किया था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज वो शुभ दिन दरअसल आ गया है और आज हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर प्लस टू के बाद तुरंत बाद, जैसे अभी बोर्ड का अभी रिजल्ट आया है, सीबीएसई का आ गया, एसएससी का आ गया और बहुत सारे अलग अलग बोर्डों का अभी परीक्षा फल आपने देखा कि आया हुआ है। अब उनके अंतर मन में कहीं ना कहीं कई सारे द्वंद्व चल रहे होंगे, है ना? तो मैं अपने चैनल पर जब लाइव रहता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई, अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी है कि जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए मुझसे कि यार क्या करें 12th के बाद, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पर डिकोड एग्जाम के माध्यम से भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर, अभी मैं नंबर मेंशन करूंगा आगे, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और पीसीएस की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर के कर सकते हैं, या जहां भी आपको उचित लगेगा आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि 12th के बाद क्या होता है, जो आपका मन होता है बहुत ही कोपल टाइप का होता है, ठीक है? एक उमंग आपके भीतर होती है और एक जिज्ञासा आपके भीतर होती है। कई बार उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपके पास कोई मेंटर या कोई व्यक्ति नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कोर्स कर लेते हैं जो दरअसल हमें पसंद नहीं होता है ठीक ढंग से, या उसका करियर अच्छा नहीं होता है ना। खैर, उस पर हम बात नहीं करेंगे कि हमें 12th के बाद क्या करना है। हम आज बात करेंगे कि अगर 12th के बाद अगर आपका मन यह बना रखा है कि आपको पीसीएस की तैयारी करनी है या यूपीएससी यानी कि आईएएस की तैयारी करनी है, तो कैसे करनी है, हम लोग आज इस पर बात करेंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन में कौन कौन से विषयों को चुने, बीए करें, बीएससी करें या कोई अन्य विषय लें, तो आप उसके लिए अलग से मुझसे आप बात कर सकते हैं, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201, इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं कि अगर आपने ये मन बना लिया है तो सबसे पहले, अगर आप 12th क्लास में हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और आज हम शुरुआत करते हैं कि दरअसल किस प्रकार से हमें तैयारी करनी होती है, राइट? एक एक बिंदुओं को आप लोग ठीक ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी भ्रांतियां होंगी तैयारी को लेकर के, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, और आप एक जो है सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट? चलिए, सबसे पहली बात तो एक बात तो यहीं पर है, एक यहीं पर मैं क्लियर कर दूं कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर क्या पीसीएस और यूपीएससी तैयारी दोनों साथ में कर सकते हैं? आपकी जानकारी में बता दूं कि यूपी पीसीएस, देखो ध्यान दीजिएगा, क्या यूपी पीसीएस, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस, ठीक है, और यूपीएससी दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। कोई अंतर यहां पर आपको विशेष दिखाई नहीं देगा। एक बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। वो क्या अंतर दिखाई देता है? वो जो आपको अंतर दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा ऑप्शनल के स्तर पर, OPTIONAL, ऑप्शनल। यानी कि अगर मैं बात यूपीएससी की करूंगा तो यूपीएससी में एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है जो आप एज ए ऑप्शनल लेते हैं। कई सारे विषय यूपीएससी की लिस्ट में दिए गए हैं, वो मानविकी विषय भी हो सकते हैं, आर्ट के भी विषय हो सकते हैं, वो साइंस के विषय हो सकते हैं। जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा आप वह विषय ले सकते हैं। अब इसमें एक बार कंफ्यूजन कई बार होता है कि सर ग्रेजुएशन में मेरे पास ये विषय नहीं है, तो क्या हम कोई अन्य विषय ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। आपके विषय का संबंध ग्रेजुएशन से बिल्कुल भी नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किसी से भी सब्जेक्ट से किया हो, डजंट मैटर, आप यूपीएससी में कोई अलग विषय चुन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर, ठीक है? तो अंतर अगर मैं बात करूं पीसीएस में और यूपीएससी में, सिर्फ ऑप्शनल के स्तर पर है। यूपीएससी में आपको एक विषय लेना होता है ऑप्शनल, जिसके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। लेकिन यूपी में अगर बात करेंगे, यूपी पीसीएस में भी पहले ऑप्शनल था, लेकिन अब ऑप्शनल क्या हो गया है, हट गया है। अब ऑप्शनल की जगह पर क्या हो गया है, यूपी
उत्तर प्रदेश विशेष के 2 पेपर आपके हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि जहां यूपीएससी में एक और आपको ऑप्शनल विषय पढ़ना होता है जीएस के 4 पेपर के अलावा, तो वहीं दूसरी ओर पीसीएस में आपको इस ऑप्शनल की जगह पर उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी स्पेशल के 2 पेपर करने पड़ते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। बाकी सिलेबस वगैरह तो आप जानते होंगे संभवतः, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का जो जीएस पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट से लेकर के आपका 4 पेपर, मेंस की बात कर रहा हूं मैं अभी, मेंस का, ठीक है। और यूपीएससी में भी एक पेपर से लेकर के 4 पेपर यहां पर भी आपको सेम दिखाई देंगे। इसके अलावा यूपीएससी में एक पेपर आपका किसका होता है, एक पेपर आपका मेंस में होगा एसए का होगा, और एक पेपर होगा आपका हिंदी का होगा, और एक पेपर आपका होगा इंग्लिश का होगा, ठीक है। पीसीएस में क्या होगा, इंग्लिश नहीं होता है, पीसीएस में इंग्लिश नहीं होगा, हिंदी और आपका जो है निबंध होगा। यहां पर यूपीएससी में हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन पीसीएस में हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको सिलेबस में समझनी होती है। ओवरऑल कहेंगे, देखेंगे तो जीएस के स्तर पर, सीसैट के स्तर पर, प्री के स्तर पर, मेंस के 4 पेपर के स्तर पर कोई बड़ा अंतर नहीं है। प्रश्नों की पूछे जाने की प्रवृत्ति में अंतर है और कोई अंतर खास दिखाई नहीं देता है। यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी यूपीएससी की ऑप्शनल को छोड़ करके आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश बच जाएगा, इंग्लिश आपको बेसिक आती होगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि सर पीसीएस हमें अलग करना है, यूपीएससी अलग करना है, दोनों चीजें आप साथ में लेके चल सकते हैं। यूपी पीसीएस अलग अलग स्टेट का पीसीएस का एग्जाम पैटर्न अलग है, लेकिन यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पैटर्न एकदम सेम है, कहीं कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई अब आप 12th क्रॉस कर गए हैं, अब हमें क्या काम करना है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है, क्या करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे मैं अगर एक प्रश्न पूछूं कि आप ये बताइए कि अगर आपको एक घर बनाना है तो घर बनाने के दरअसल आप क्या काम करेंगे। तो अधिकतर आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि किसी को घर बनाने के सबसे जो जरूरी काम होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो क्या होता है, नींव बनाना होता है। उससे क्या बनाना होता है, नींव। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग क्या काम करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सुंदर सा अच्छा सा आपको क्या करना है, घर बनाना है, तो आप मुझसे क्या उत्तर दोगे, आप मुझसे यही उत्तर दोगे कि सर सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो है नींव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नींव खोदेंगे और नींव को क्या करेंगे, बहुत मजबूत करेंगे। यही ना कहोगे आप, यही कहोगे, है ना। लेकिन ये पुराना तरीका है आपका, अब क्या है, जमाना बदल गया है, मजबूती चाहिए। तो क्या करा जरूरी है, सबसे पहले नींव तो एक सेकंड प्रोसेस हो गई, सबसे पहले जो चीज जो जरूरी होगी आपको वो क्या होगी, वो होगी आपका जो मैप है, घर का मैप आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। मैप ही तो आपको दर्शाएगा ना कि भाई ये रूम यहां बनेगा, इतनी आपकी एरिया है, इतने में आपको ये बनेगा। यानी कि एक खाका, एक रणनीति आप बना लेंगे पहले मैप पर कि भाई हमें ऐसा ऐसा घर बनाना है। उसके बाद फिर आप कंटेंट इकट्ठा करेंगे। कंटेंट में क्या, कंटेंट आपका हो गया क्या, फिर बालू, बजड़ी, रेत जो भी होता है वो आप इकट्ठा करेंगे, फिर आप काम करेंगे, राइट, यही ना करेंगे। यानी कि अगर आप पीसीएस की तैयारी यूपीएससी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर मैप था, मैप का मतलब क्या हो गया, सिलेबस। क्या, सिलेबस का आपको गहन अध्ययन होना चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस पर बार बार काम करें कि देखिए भाई सिलेबस क्या है, कैसे नहीं है। इसके लिए मैंने इसी चैनल पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप सर्च कीजिएगा पीसीएस के सिलेबस के बारे में, आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस। फिर इसके बाद पीवाईक्यू और आपका फिर कंटेंट वगैरह, किताबें, एनसीईआरटी, ये सब काम आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सिलेबस को आप वेबसाइट के माध्यम से जाइए या नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर विस्तृत विज्ञापन में आपको जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस नहीं होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा सिलेबस, है ना। तो सबसे पहला काम ही यही हो गया कि भैया अब आपको सिलेबस को समझ में आ गया। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपको सिलेबस को समझना पूरी तरीके से। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम यही है आपका। आप सिलेबस ही नहीं पता होगा आपको भाई कितने पेपर आते हैं, क्या है इसमें, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, प्री में कैसे आएगा, मेंस में आएगा, तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसको समझना। दूसरा, सिलेबस जब आप समझ गए तो आप एक काम करिए, आप प्री का सॉल्व पेपर, किसका, प्री का सॉल्व पेपर ले आइए और मेंस का सॉल्व पेपर ले आइए और एक बार उसको दौड़ाइए नजर अपनी कि भाई जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है वो कैसी है, प्रकृति है कैसी है उसकी। तो एक बार आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि भाई
सिलेबस में यह चीजें हैं और इस तरीके से चीजों को आपको क्या करना है, टैकल करना है, तैयार करना है। ओके, बात कोई दिक्कत तो नहीं है, बात बहुत ध्यानपूर्वक मेरी समझते जाइएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको यहां पर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपने +2 किया, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन कहीं से ले लिया, आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे ग्रेजुएशन, तो आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा, ठीक है। आप डीयू से कर सकते हैं, आप इलाहाबाद से कर सकते हैं, या जहां से भी आपने सीयूटी का एग्जाम संभवतः दिया होगा, तो आप जहां पर आपकी रैंक अच्छी आएगी आप वहां पर प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 काम आपको ये करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें कोई समस्या होगी तो अब आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब भाई आपका एडमिशन हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, तो अब अगर पहला ईयर आपका आया, फर्स्ट ईयर आ गया आपका, क्या प्रथम वर्ष की रणनीति। अब प्रथम वर्ष में हम क्या काम करेंगे, इसको जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो सबसे पहले तैयारी में यूपीएससी में पीसी में यही कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, इसके लिए जरूरी यह है कि वैसे तो आपने 12th तक एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़ी होगी, नो डाउट, लेकिन आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो नंबर प्राप्त करने के लिए पढ़ी होगी, ठीक है। आपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि समाज का एक दबाव होता है कि आपको मार्क्स बढ़िया लाने हैं। 99% अगर आप अंक लाएंगे तो ही आप धुरंधर कहलाएंगे, है ना। तो ये आपके ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए आप चीजों को रट लेते हैं, किसी तरह के दिमाग में बिठा लेते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के टेप के चले आते हैं, कॉपी पेस्ट करके चले आते हैं। यही होता है, अधिकतर स्टूडेंट यही काम करते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है, फिर क्या काम करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। कई बार लोग बोलेंगे कि यार सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या। हाँ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको वह जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए बड़ी अहम है। वहां के जो शब्दावली है उसमें जो होते हैं, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो होते हैं अलग अलग शब्द जो होते हैं, वो आपको उत्तर लेखन में, आपके आंसर राइटिंग में सहायक सिद्ध होंगे। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज, वहां के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ये सब आपके लिए क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। और हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड कर रहे हो तो मानकीय विषय यानी कि 8 के सब्जेक्ट आपको समझ में ना आ रहे हो, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एक बेसिक चीजें आपकी आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पहले ईयर में क्या काम करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक, एक काम। और प्लस पीवाईक्यूज तो छोड़ना ही नहीं है आपको, हर हाल में प्री का मेंस का पीवाईक्यूज आपको लगाते रहना। पीवाईक्यूज आपका आधार है, आप इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, तीनों साल आपको पीवाईक्यूज लगाना है एनी हाउ, ठीक। अब जब आप पहली रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, तो हो सकता है आपको कोई चीज समझ में ना आए। अगर आप अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आपको आए पहली रीडिंग में या ना आए, आपको पढ़ना है। लेकिन अब इसमें एक प्रश्न और आ जाता है कि सर 6th क्लास से पढ़ें कि सर 8th क्लास से पढ़ें कि क्या पढ़ें। ये दरअसल आपकी नॉलेज के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज बहुत वीक है, आप एकदम से क्या हैं, कमजोर हैं, तो आप क्या काम करें, तो फिर आप जो है क्या काम करें, 6 या 7th क्लास से पढ़ लें। आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, इतना बेसिक हमें नहीं जाना है, इतना ज्ञान तो हमें है, तो आप क्या करें, आप 9th क्लास से पढ़ लिए एनसीईआरटी, ठीक है। 9th क्लास से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 9 to 12th क्लास की एनसीईआरटी 4 क्लास की आप चाहे तो ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 6, 7, 8 की पढ़ें, 6, 7, 8 की पढ़ें, आप चाहें तो 9th से लेकर के 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो पहली रीडिंग करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, पहली रीडिंग करने के बाद एनसीईआरटी, सेकंड रीडिंग फिर करें, ठीक है। सेकंड रीडिंग कर देंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आपके समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न यहां भी उठता है कि सर क्या एनसीईआरटी के नोट्स बना ले हम। नहीं, नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। नोट्स बनाएंगे तो पता चलेगा कि 1.5-2 साल तक आप नोट्स ही बनाते रहेंगे, है ना। ऐसा काम नहीं करना है आपको, है ना, नोट्स तो नहीं। हाँ, जो आप एक बगल में डायरी रखे रहिए, जहां पर आपको लगता है कि यार ये वाला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जरूरी है आपके लिए, तो महत्वपूर्ण है, तो आप उसको उस डायरी में या अपने एनसीईआरटी किताब में ही स्टिकी नोट्स पर या जो है लिख करके ऊपर कुछ भी करके आप वहां पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने लग जाएंगे तो बड़े लंबा समय आपको चला जाएगा, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई भाई, समझ में आ गया कि एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर सेकंड रीडिंग भी आपको लगानी है और साथ साथ में पीवाईक्यूज को आपको लगाते रहना है। पीवाईक्यू जब आप लगाते रहोगे तो इसका फायदा क्या होगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे
तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये अगर थ्योरी कोई है तो इस थ्योरी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, यानी कि यह टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण है। और जब आप पीआईक्यू देखोगे तो आपके अंदर सेल्फ एनालिसिस डेवलप होगी और आप खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करने की आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो ये आपका एक बड़ा बेनिफिट करेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको एनसीईआरटी और पीआईक्यूज पर खूब काम करना है, सिलेबस का गहन अध्ययन करना है, सिलेबस का हर एक बिंदु जो है आपके जेहन में होना चाहिए कि किस पेपर में कौन सा टॉपिक है और कौन सा विषय है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या नहीं महत्वपूर्ण है, ये गहन नॉलेज सिलेबस की आपकी होनी चाहिए। तो पहले साल में आपको यह काम करना है, इसके अलावा कोई अन्य काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं हम लोग सेकंड ईयर, यानी कि आप ग्रेजुएशन के दूसरे साल में हैं। यहां पर क्या काम करना है? अब पहले साल में आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है दैट मींस कि आपका जो बेसिक नॉलेज होगी वो होगी क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी। अगर पहले से आपकी स्ट्रांग थी नॉलेज तो सोने पे सुहागा है फिर तो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पहले साल में और अच्छे से पढ़ ली, तो आपका बेस अगर क्या है, मजबूत हो गया। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बेस मजबूत है तो फिर आप उस बेस के आधार पर आप उच्चतम से उच्चतम शिखरतम बिंदु तक आप अपने बिल्डिंग्स को, मकान को बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से तैयारी भी होती है। अगर आपने अपनी बेसिक नॉलेज को मजबूत कर लिया, फिर आप उसके ऊपर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर आप उस बेसिक नॉलेज के आधार पर आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, एसएससी करें, बैंकिंग करें, रेलवे करें, नीट करें, कोई भी तैयारी करें, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो बेस का मजबूत करना सबसे क्या है, अहम बात होती है। ठीक है, और रणनीति के साथ ऐसा नहीं, ध्यान रखना सिविल सर्विसेज क्या है, रणनीति होती है अपने आप में। और एक बात देने गया, जैसे आप जानते होंगे कि जो स्टेप होता है यूपीएससी पीसीएस का, क्या होता है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। लेकिन आपको तैयारी इस क्रम में नहीं करनी होती है, आपको जस्ट रिवर्स फॉर्म में करनी होती है। यानी कि पहले इंटरव्यू, मेंस और फिर क्या आपका प्री। आप कहेंगे सर आप उल्टी बात क्या है कर रहे हैं? उल्टी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। आपको लग उल्टी रही है क्योंकि आपको किसी ने आज तक समझाया नहीं होगा। इंटरव्यू जो आपका पीसीएस का होता है, ठीक है, और यूपीएससी का होता है, उसको हम इंटरव्यू नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में पर्सनालिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। आप खुद सोचिए कि आप यूपीएससी का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम दिए हैं, आपने प्री निकाला, आपने मेंस निकाला और फिर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो। ये एग्जामिनर जान रहा होता है कि आपके अंदर असीमित नॉलेज है, आप बहुत जानते हो, लेकिन फिर भी आपसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न इसलिए नहीं पूछता है कि आपको पता है या नहीं पता है, वो इसलिए प्रश्न पूछाता है कि क्या वास्तव में आपकी पर्सनालिटी आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी बनने की है, आपकी सोच कैसी है, आपका वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, आप कंट्री को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के आपकी वे ऑफ थॉट्स क्या हैं, वो जानने के लिए आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप अपनी बातों में सामने लोग कैसे जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेशन लेवल आपका कैसा, कितना स्ट्रांग है, क्या आपकी पर्सनालिटी उस लेवल की है या नहीं है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको? सबसे पहले आप अपने बोलने चालने के तरीके को, अपने हाव भाव को, है ना, ये सब आपको सही करना है। ये नहीं कि मुंह में पान दबा करके और यहां पर गमछा डाल करके और जो है पीक मारते हुए जमीन पर और बोलो कि मैं इस तैयारी कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना आपको। आपकी ड्रेस सेंस, आपका तरीका, बोलने का तरीका, सोचने समझने का तरीका, सब कुछ बहुत अलग होना चाहिए, है ना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से समझना रखते हो, ऐसे आपकी सोच होनी चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब फर्स्ट ईयर में आपने एनसीईआरटी पीआईक्यूज को लगा लिया, आ गया आपका जो है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपको क्या काम करना है? आपको हर विषय के जितने भी आपके क्या है सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके क्या है सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट की क्या करनी है आपको? रेफरेंस बुक क्या करनी है, ले लेनी, परचेज कर लेनी है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न और भी आता है, सर क्या हम सेल्फ स्टडी करें? ठीक है, क्या हम सेल्फ स्टडी करें या हम सर क्या कहते हैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें? दो चीजें हैं। एक बात सबसे मजबूत आपको क्या करनी, ध्यान रखनी कि किसी भी व्यक्ति का जो सिलेक्शन होता है वो किसी कोचिंग संस्थान की बदौलत दरअसल होता नहीं है। मैं आपको एकदम मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज कोचिंग इंस्टीट्यूट के इन्फ्लुएंस में मत फंसिएगा। कई बार क्या होता है, आप कहेंगे सर आप तो खुद ही पढ़ाते हैं कोचिंग में, मैं आपको वही बात समझाना चाहता हूं यहां पर। ठीक है, कई बार बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़े बड़े टॉपर्स के इंटरव्यू हमने यहां से किया, कोचिंग वहां से किया, सब मोस्टली फर्जी बातें होती हैं। इसके पीछे कहानी मैं यहां पर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें फेक होती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूं, मुझे बोलने में कोई दो राय नहीं होती है कि क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मेरा कर्तव्य है सही
चीजों से आपको परिचित कराना। तो बड़े बड़े होल्डिंग्स और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट पर कभी नहीं जाना है आपको, यह बात ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या काम करना है, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होती है, ऐसा नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा नहीं होता, डेफिनेटली फायदा होता है, लेकिन ये कोई कहे कि हमने कोचिंग करके ही हमने कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो दरअसल कोचिंग की गाइडेंस होती है, मेंटरशिप होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको सही रूप से कंटेंट प्रोवाइड कर दे, एग्जैक्टली, और आपको गाइड कर दे, मेंटर कर दे, तो आपकी जो मेहनत है भाई साहब बड़ी कम हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे पूरी तरीके से। कोचिंग का काम यह होता है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब लेनी है, किस कंटेंट में क्या करना है, आंसर राइटिंग कैसे लेनी है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर अच्छा है, तो वो आपको वहां के टीचर्स आपको एक, दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी नाम से नहीं बल्कि वहां के टीचर से सम्मिलित होती है। कोई फला नाम है कि बोलो ये कोचिंग बढ़िया है, नहीं, वहां पे टीचर कौन पढ़ा रहा है, उसकी नॉलेज क्या है, यह महत्वपूर्ण होती है। तो आप चाहें तो सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पर एक लंबा टाइम आपको लग जाता है अगर कोई मेंटोर या कोई गाइड आपका नहीं है। तो कोचिंग में आपके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, टीचर पढ़ा देता है, क्योंकि टीचर जब पढ़ाएगा तो उस बड़े चीज को एक आसान शब्दों में आपको समझा देगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। और आजकल क्या है, समय ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, समय तो नहीं है, दुनिया बड़ी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ भाग रही है, और उस रफ्तार में आपको स्थिर रहना है और अपने आप को आगे निकालना है। तो इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका सहारा हो सकती है। बस कोचिंग संस्थान का चयन करते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि हम किस संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं। आप डिकोड में एडमिशन लें, आप कहीं और एडमिशन लें, ये आपके ऊपर निर्भर है, आपकी अपनी व्यक्तिगत चीजें। बस इतना ध्यान रखना कि वो रेपुटेड कोचिंग वाला हो और वहां पर चीजें बढ़िया से आपको दी जा रही हो, ठीक है। तो ये आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं और कोचिंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। कोचिंग से चीजें थोड़ा आसान हो जाती हैं, राइट। तो अब आ गया आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जैसा कि मैंने कहा, हर सब्जेक्ट की आपको क्या लेनी है, रेफरेंस बुक लेनी है। और एक भाई साहब, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना, हर विषय की केवल एक किताब लेनी है, 1 से 2 किताब किसी विषय की नहीं होनी चाहिए। घर में आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। आजकल एग्जाम जो है स्मार्ट तरीके से निकलता है, हार्ड वर्क से नहीं निकलता है। तो ये बात अपने जहन में आज ही बिठा लीजिएगा कि मोटी मोटी किताबें, 10-10 एक विषय की 10-10 किताबें, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप हर विषय की, जैसे पॉलिटी हो गई, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम ले लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एस के पांडे या बाकी कोई किताब ले लीजिए, एनसीईआरटी को बेस बना लीजिए बस, और करंट से आप जो है टच में रहिएगा। तो बस, तो यानी कि हर विषय की एक रेफरेंस बुक लीजिए। अब आपने माना कि आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। पॉलिटी का क्या हो गया, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया आपने। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा। अब आप पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है आपको चीज समझ में ना आए, मे बी। हालांकि एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो कोई दिक्कत आपको यहां पर विशेष नहीं आने पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप हर विषय की क्या करिए, किताब उठाइए और क्या करिए, आप उसको एक बार रीडिंग उसकी मानना शुरू कर दीजिए। हो सकता है पहले रीडिंग में आपको चीज समझ में ना आए और समझ में नहीं भी आएंगे, मैं जानता हूं, तो लेकिन फिर भी आपको एक बार हर विषय की जो है जो रेफरेंस बुक आप लेंगे उसको क्या करिए, पढ़ लीजिए। जब एक बार हर विषय की पुस्तक आप खत्म कर दे पढ़ करके उसको, ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको काम यह करना है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पीसीएस की बात अगर हम करते हैं तो पीसीएस के मेंस में क्या है, 6 पेपर है, और यूपीएससी में जीएस का कितना पेपर है, यूपीएससी का 4 पेपर है, ठीक है, 4 पेपर है। आप क्या काम करिए, 6 कॉपी मार्केट से लेके आइए, क्या 6 कॉपी, ठीक है, ब्लैंक पेपर वाली, सादे पेपर वाली। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में लाइनिंग वाली कॉपी जो आती है वो नहीं लिखनी होती है। अभी तक आपने लाइनिंग वाली कॉपी लिखी होगी, लेकिन यहां पर पीसीएस में, यूपीएससी में ब्लैंक पेपर की कॉपी आती मिलती है आपको लिखने के लिए। तो आप बाइंडिंग वाली व्हाइट पेपर कॉपी लेके आइएगा, A4 साइज वाली। और माना कि आपने पहली कॉपी लिखा, पहली कॉपी पर आपको क्या काम करना है, सिलेबस पहले पेपर जीएस का पेपर फर्स्ट चिपका दिया आपने। सेकंड नंबर कॉपी, यहां पर भी आपने जीएस सेकंड पेपर का सिलेबस चिपका दिया पहले पर। इसी तरीके से 6 कॉपी पर 6 पेपर का सिलेबस चिपका दिया। ठीक उसी प्रकार से यूपीएससी में भी आपने ऐसे ही कर दिया, ठीक। तो जब आपने पहले राउंड में रेफरेंस बुक पढ़ लिया, अब आप जब सेकंड राउंड की रेफरेंस बुक पढ़िए तो उस समय क्या करिए, आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक, क्या करिए, सेकंड राउंड में जब आप
हो सकता है कि आप पहली बार में ही आपको चीज समझ में आए। अगर आपको लगता है कि पहले ही रेफरेंस बुक पहली बार में पढ़ने पर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसी समय नोट बनाना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं बनाना है, दूसरी बार में बनाना है, तो आप दूसरी बार किताब को पढ़िए और दूसरी बार आप नोट बनाना शुरू कर दीजिए। और नोट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर नोट्स बनाए तो बनाए कैसे। नोट्स बनाने का तरीका यह है कि ऐसे अगर माना कि ये कोई एक्स नाम की कोई थ्योरी है और ऐसे ऐसे यहां पर लिखी है, ऐसे ऐसे ये कोई थ्योरी बहुत बड़ी लिखी थ्योरी। अब जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये सारी की सारी लाइनें आपको अपनी कॉपी में नहीं नोट करनी है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसका सारांश नोट करना है। यानी कि आपको इस पूरे टॉपिक का सिनॉप्सिस बनाना है, एकदम छोटे में कर देना है। इसका तरीका क्या है कि आप फ्लो डायग्राम बना करके कोई चीज शॉर्ट में लिख लीजिए, या 2 4 6 लाइन इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या फ्लो डायग्राम ऐसे करके बना लीजिए। यानी कि नोट्स आपका ऐसा हो कि आप बड़े चीज को छोटे चीज में आप सारगर्भित कर पाए। ये नहीं कि पूरा किताब ही नोट डाउन कर लिया। पूरा किताब ही अगर आप नोट कर लोगे तो फिर पढ़ कैसे पाओगे, लास्ट में नहीं कर पाओगे। नोट्स का तरीका ये होता है कि जो चीजें भूलने वाली होती हैं वो आप यहां पर नोट्स करते हो। एक जो है चित्रात्मक प्रस्तुति आपके माध्यम से आप अपने नोट्स को बनाते हो, ताकि जैसे ही आप उस चित्रात्मक प्रस्तुति को, फ्लो डायग्राम को आप देखें, आप तुरंत समझ जाएं कि यार इसमें जो है ये चीजें आएंगी। हेडिंग आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स नोट करिए। तो आप क्या करिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाते समय बीच बीच में एक जो है पेपर ब्लैंक छोड़ते हो जाइएगा। आप कहेंगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक किसी एक्स नाम के टॉपिक से कोरिलेट करते हो करंट के टॉपिक से, तो करंट में जो मुद्दा होगा उसको यहीं पर नोट कर लेना। जैसे पॉलिटी में अभी कई सारे नए जो है विधेयक पारित होते रहते हैं, आप उनको नोट कर लो। एनवायरमेंट में कई सारे समिट होते रहते हैं, आप उनको नोट कर लो। कई सारे डेटा सरकारी आते हैं किसान की आय से संबंधित, आप उनको नोट करते रहो। ठीक है, मैगजीन पढ़ते हो, आज जो भी पढ़ोगे आप वो नोट करते चलना। तो बीच बीच में ब्लैंक पेपर छोड़ते चलना। अगर आप पेपर पढ़ने की हैबिट है तो पेपर की कटिंग आप अपने नोट्स में लगा सकते हैं। भाई जो आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसकी कटिंग को फाड़ा और अपनी कॉपी में चिपका लिया अपने अलग से, या अलग से फाइल बना लीजिए, उसमें चिपका लीजिए आप अलग से, है ना। तो ये काम आपको करना है सेकेंड ईयर में कि भाई पहले राउंड में आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है। आपको लगता है कि पहले राउंड में नोट्स आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो सेकंड राउंड में आप 6 कॉपी लेकर के नोट्स बनाना वहां पर शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी नोट्स बनाने में तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 8604409201 पर। ओके, ये सेकंड ईयर में। और साथ साथ पीवाईक्यूज को आपको देखते रहना है। पीवाईक्यूज ही आपको बताएगा कि नोट्स कैसे बनाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये काम आपको विशेष तौर पर सेकेंड ईयर में करना है। ठीक है, सेकेंड ईयर में पूरी तरीके से अपने सिलेबस को वाइंड अप कर लेना है। एक साल के अंदर हर हाल में आपको एक साल 11 महीना मान लीजिए, 13 महीना मान लीजिए। ठीक है, एक साल से ऊपर होते लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेंस के पॉइंट को नोट करते रहिए। अब जब आप इस मेंस के पॉइंट को नोट करेंगे ना, तो यहीं से ही आपको फैक्चुअल डेटा और आपका जो है कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं क्लियर होगी। तो आप जो क्या काम करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। जो फैक्चुअल डेटा आपको लगेगा यार एक फैक्चुअल डेटा प्री के पॉइंट से रेडी इंपॉर्टेंट है, उस प्री वाले पॉइंट को आप एक कॉपी में अलग से नोट करते चलिएगा। जैसे कोई डेट हो गई, कोई स्थान हो गया, कोई भूल सकते हैं, जातियां जनजातियां हो गई, तो आप उस प्री वाले फैक्चुअल डेटा को आप अलग से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये काम क्या करना है, सेकंड ईयर में करना है आपको प्रॉपर तरीके से। बात समझ में गई? अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सेकंड ईयर की, ये हो गया। अब बात करिए थर्ड ईयर की। फर्स्ट ईयर में आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, पीवाईक्यूज लगा लिया। सेकेंड ईयर में आपने रेफरेंस बुक 2 बार पढ़ लिया, उसके आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, आपने नोट्स वगैरह सब बना लिया, सब आपका नोट्स वगैरह रेडी है माना। ठीक है, ठीक है। अब जब थर्ड ईयर आ जाए तो थर्ड ईयर के हो सकता है थर्ड ईयर के शुरुआत में आप नोट्स बनाएं ना, खत्म हो सिलेबस, कोई बात नहीं। लेकिन जब थर्ड ईयर आ जाए तो क्या काम करना है, थर्ड ईयर में आपको क्या काम करना है, 2 काम करने हैं। एक, थर्ड ईयर में आपको करना है रिवीजन। क्या रिवीजन? रिवीजन। ठीक है, आपने जो कुछ पढ़ा था, और आपको लगानी है टेस्ट सीरीज। क्या? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज क्या होगा, आपको उत्तर लेखन आपको सिखाएगा कि आपको उत्तर कैसे लिखना है। सेकेंड ईयर में भी जो चीजें आपको लगे कि आप जो है लिख सकते हैं, वो आप पीवाईक्यूज के माध्यम से आप लिखिए। पीवाईक्यू से लिखना कैसे शुरू करें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पेपर को पढ़िए, ठीक है, उसको देखिए और फिर पढ़ने के बाद खुद से लिखिए। तो आप जब आप लिखेंगे कोई चीज तो ऑटोमेटिक आपके 2 4 6 पॉइंट आपकी नॉलेज के आधार पर आप उसे मेंशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप उत्तर लेखन लिखिए तो आप पीवाईक्यूज को बेस बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपने कोई पढ़ा फिर उसको पढ़ के फिर बाद में आप उसको नोट बनाइए, वो आंसर लिखिए, नहीं। आप जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, जो पीवाईक्यूज हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको देखिए, पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद बंद कर दीजिए और खुद से फिर 10 मिनट में बैठकर लिखने का हैबिट डालिए। तो ये थोड़ी थोड़ी हैबिट जो है लिखने की आप सेकेंड ईयर में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर लिखना है, ठीक है, आपको भूकंप पर लिखना है, यूट्रोफिकेशन पर लिखना है, ये सब टॉपिक आप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए होंगे, ठीक है, नॉलेज होगी आपको कहीं ना कहीं, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थर्ड ईयर आ जाए तब आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और आपको प्रॉपर लगानी है टेस्ट सीरीज 3-3 घंटे की। स्टार्टिंग में आप नहीं लिखेंगे, आपको बुलेट आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखना कि अगर सिविल में अगर आपको क्रैक करना है, सिविल को आप एसडीएम या आईएएस बनना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मेंस का एग्जाम है। और मेंस में अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले प्री पढ़ते हैं। अगर खाली प्री पढ़ोगे कभी जिंदगी में आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि वो तरीका क्या है, गलत है। पहले प्री तैयार कर लेंगे कुछ लोग, तब हम मेंस करेंगे। अभी बीच में पीसीएस का मेंस का रिजल्ट आया हुआ था प्री का, और बहुत लोग कह रहे थे कि सर मुझे मेंस करना है, मेंस करना है सर, मेंस करना। मैंने कहा क्यों, आपने अभी तक मेंस तैयारी नहीं की? तो वे नहीं सर, वो हमने सोचा कि जब प्री हो जाएगा तब हम मेंस तैयारी करेंगे। अब आप बताइए, प्री के बाद 3-3.5 महीना बचता है, 3-3.5 महीने के अंदर कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो आपके जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यूपी स्पेशल के 2 पेपर, ऐसे आपका हिंदी, आपका ये सब कैसे पूरा कर लेगा? नहीं पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन चीज है। तो बुद्धिमानी क्या है, यह काम आप पहले से करें। तो सेकंड ईयर में टेस्ट सीरीज लगाएं, छोटे छोटे टेस्ट सीरीज आकर कोचिंग में चलते हैं, आप उनको लगा सकते हैं, 1-1, 2-2 प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एग्जाम जब आएगा तब 3-3 घंटे बैठ करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड ईयर में आपको यह काम तीसरे साल में करना है। अब आपने अगर इसी क्रम में काम किया तो आप यकीन मानिएगा कि जब आप थर्ड ईयर पास आउट होंगे तो आप क्या होंगे, पूरी तरीके से आप क्या होंगे, मैच्योर होंगे, प्रिपेयर होंगे अपने आप में। और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन होते होते आपकी उम्र जो है 21 साल की हो जाएगी और आप हो जाएंगे एलिजिबल फॉर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के लिए, और आप पहले अटेम्प्ट में आप जो है एग्जाम दीजिएगा और पहले ही अटेम्प्ट में आपका नाम लिख के आएगा कमल सिंह आईएएस ऑफिसर, रीमा सिंह या सीता सिंह या पूजा सिंह या साक्षी मिश्रा या साक्षी श्रीवास्तव, या जो भी नाम आपका है, ठीक है, आराध्या हो गया, ठीक है, रमेश हो गया, ठीक है, पवन हो गया, पंकज हो गया, जो भी आपका नाम होगा XYZ, आप लोग क्या करेंगे, आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है, स्नेहा होगा, कोई भी नाम हो सकता है आपका। तो ये कब होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब आप रणनीति के साथ चलेंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या बीए कर रहे हैं। और ये भी कंफ्यूजन नहीं रखना कि बीए करें, बीएससी करें, क्या करें, कोई भी स्ट्रीम आप लीजिएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन में अगर आप मानवीय विषय लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बस थोड़ा बहुत मिलता है, बस ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो विषय आप ग्रेजुएशन कुछ भी करें, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप चीजों को अच्छे तरीके से कर लेंगे, और ग्रेजुएशन होते होते आप एमए का फॉर्म भी भर सकते हैं, उधर आपकी नेट की तैयारी होती रहेगी, साथ साथ में इधर आप तैयारी इधर किए रहेंगे। तो 3 साल में आपको इतना स्ट्रांग बना लेना है कि जैसे ही आप एग्जाम दे, आपका एग्जाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तैयारी में इतना मत डूब जाइएगा कि ग्रेजुएशन में आपके नंबर ही ना आए, ग्रेजुएशन की नॉलेज ही ना बढ़े। नहीं, ग्रेजुएशन में जो आप कर रहे होंगे, जो बीटेक कर रहे होंगे, बीए कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, उस ग्रेजुएशन के मार्क्स भी आपके ठीक ठाक आने चाहिए, उसमें भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है और कोई समस्या आपको नहीं उत्पन्न हुई है, ठीक है। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आई, जो कुछ मैंने आपसे कहा, बताया आपको? अब एक मैं 2-3 पॉइंट में आपको और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, और वो ये कि कई बार क्या होता है, अच्छा यहां पर पीवाईक्यूज भी लगाते रहना है। पीवाईक्यूज जो आपका है ये 3 साल आपको लगाना है, छोड़ना नहीं है। कई बार लोग कहते हैं सर मैंने पीवाईक्यूज लगाया, सर मैं लगा चुका हूं या लगा चुकी हूं। पीवाईक्यूज लगा चुका हूं या लगा चुकी हूं से मतलब नहीं है। पीवाईक्यूज आपको, जैसे आप खाना डेली खाते हैं, पीवाईक्यूज को भी आप अपने हैबिट में वैसे ही डेवलप कीजिए। पीवाईक्यूज बहुत बड़ी चीज होती है, आपको इसका अंदाजा तब लगेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब। इसलिए पीवाईक्यूज आपके लिए एक बेस तैयार करता है, एक जो है रास्ता तय करता है कि भाई कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस वगैरह में तो कई बार जो क्या होता है, पीवाईक्यू से 30, 32, 35 प्रश्न कहीं से नहीं जाते हैं, वो घुमा फिरा कर पूछ ही लेता है आपसे, है ना। चलिए, अब कुछ अहम बातें हैं जो आपको खासकर ध्यान देनी है। इस तैयारी के दौरान कई बार आपको लोग डीमोटिवेट करेंगे, है ना। कई बार लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, वैसा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक समझदारी वाली बात मैं बताता हूं, कई बार आपको लोग इतना हाईली मोटिवेट कर देते हैं, वो कहते हैं यार कोई बी प्लान मत बनाओ, कुछ मत करो, नहीं ये करो वो करो, बस सब कुछ झोंक दो हो जाएगा। नहीं, यह गलती मत करना।
जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उस समय भी आप अपने विषयों का चयन इस आधार पर करिएगा कि अगर सिविल में कभी नहीं हुआ तो उस समय विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने क्या कहा भी कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप एमए का फॉर्म डाल दीजिएगा। ग्रेजुएशन में जिस भी विषय से आपको अच्छा लग रहा होगा उसी विषय में आप क्या करिए, उसी विषय में आप आगे बढ़ जाएगा। एमए कर लीजिएगा, एमएससी कर लीजिएगा, यूजीसी नेट की तैयारी साथ साथ में कर सकते हैं। ऑप्शनल विषय अगर यूपीएससी में कुछ लेंगे तो उसी विषय से आप एमए कर सकते हैं, वो फायदा आपको कर जाएगा। नेट का आपका नेट का एग्जाम निकल गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ साथ में आप बीएड कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड या बीएससी भी कर सकते हैं, ताकि आपका 4 साल के अंदर आपका जो है क्या हो, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाए, साथ में बीएड या बीटीसी मतलब बीटीसी भी हो जाए, तो आपके सामने प्लान बी ऑलरेडी रेडी रहेगा। मैं प्लान बी पर आपको शुरुआती दौर में फोकस करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन प्लान बी आप बना के चलो। बहुत लोग, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बाकी लोग आपको इतना हाईली मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा बस आप आईएएस बन गए। यह गलती नहीं करना। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ईश्वर नहीं चाहता कि आप यही काम करो, तो ईश्वर कहीं और आपको जो है रखना चाहता है। तब आप कई बार हताश हो जाते हैं, है ना, तो निराश होते हैं, यार प्लान बी है नहीं अपने पास। तो प्लान बी आगे क्या रहेगा इस पर भी आपको विचार करते हुए अभी चलना है, और इसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्या कोचिंग करनी चाहिए ग्रेजुएशन के समय या ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करनी चाहिए। यह दरअसल आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन करते समय आपको कोचिंग लेनी चाहिए, 1-2 घंटा आप क्लास दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो ग्रेजुएशन के करने के बाद भी आप कोचिंग ज्वाइन करें, ये आपके ऊपर है। ऑनलाइन करें सर कि ऑफलाइन करें, यह भी आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर कई बार क्या होता है, विद्यार्थियों को घर वाले ऑफलाइन के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है। तो जैसे डिकोड एग्जाम ने भी पीसीएस का बैच लॉन्च किया है, हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक खूब आगे सब कुछ आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, या जहां भी आपको लगता है कि यार ये वाला इंस्टीट्यूट अच्छा है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने क्या काम किया है, हम लोगों ने क्योंकि हम लोग भी उसी मंजिल से गुजर के आए हैं जहां पर आज आप लोग खड़े हैं। हमें पता है कि एक स्टूडेंट को क्या क्या तकलीफें होती हैं। कई सारे स्टूडेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होती है, कई सारे स्टूडेंट की मना स्थिति वैसी नहीं होती है। हम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं। आप इंटरव्यू देंगे हमारे कोचिंग के माध्यम से तो आपका सारा का सारा पैसा भी हम वापस कर देंगे। हम लोग स्टूडेंट की बहुत हेल्प करते हैं, पर्सनली मेंटरशिप, पर्सनली गाइडेंस, एवरीथिंग, सब कुछ मिलता है। तो आपके लिए डिकोड एग्जाम एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। या आपको लगता है कि डिकोड नहीं बेस्ट है, कहीं और करना है, आप वहां भी कर सकते हैं, लेकिन जिन तरीकों को हमने बताया है उन तरीकों को आप फॉलो कीजिएगा। इसमें एक बात और सामने आती है, सर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर समय आपके पास है तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि समय नहीं है तो आप न्यूज़पेपर ना पढ़ करके मैगजीन और करंट अफेयर्स देखिए, आपका सब कुछ रेडी होता चलेगा। क्योंकि आजकल कोचिंग संस्थान बहुत मेहनत करते हैं। जैसे अगर आप हमारे यहां पर ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, योजना कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर की कटिंग, वो सब मैं आपको एप्लीकेशन पर कराता हूं। जो भी लोग पीसीएस का बैच ज्वाइन किए होंगे डिकोड एग्जाम पर, वो जानते हैं कि मैं कितना मेहनत करता हूं इस पीस के पीछे। डिकोड की पूरी टीम आपके लिए लगी रहती है हमेशा, है ना। पर्सनली गाइडेंस आपको करती है, मेंटर करती है आपको, है ना, भाई आपको ऐसे काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है। तो इसके लिए सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। तो अब आप चाहें तो ग्रेजुएशन में कोचिंग कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करना है तो ग्रेजुएशन के बाद आप करिएगा, लेकिन आप अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड नहीं है ना। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और किसी से डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो कई लोग 4-5 साल 8 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका नहीं निकला होता है। आप कई बार उनको देख करके डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट हमें उनको देख करके नहीं होना है। उनकी अपनी शक्ति, क्षमता, किस्मत है, आपकी अपनी है। हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें अपना ईमानदारी पूर्वक 100% देना है। और आप यकीन मानिएगा कि आप जो है एग्जाम, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपके जीवन में एक मेंटर जरूर होना चाहिए। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपके घर का कोई मेंबर हो सकता है, और वो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक जीवन में एक व्यक्ति को जरूर रखिए। वो कोचिंग संस्थान के रूप में हो सकती है, वहां के टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या आपका अपना कोई खास दोस्त या कोई आपका घर का कोई मेंबर हो सकता है। विदाउट मेंटरशिप जो है आप इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तैयारी कोई इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है कि आपकी मेहनत के आगे वो जीरो हो जाए। जीरो हो जाती है, मेहनत करेंगे तो जीरो होगा। तो इसलिए आज से वीडियो उठा लीजिए, और बाकी मैंने छोटे संक्षेप में मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि आपको क्या क्या काम कैसे कैसे करना है, बस। ठीक है, किताबों का बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। हाँ, करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है इस एग्जाम के लिए, तो डेली मॉर्निंग में डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे मैं कराता हूं, बड़ा विस्तृत मैं कराता हूं। और करंट पढ़ाते समय मैं आपको बताता हूं कि यह पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट
प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप नोट्स बना लीजिएगा। ये एक प्रश्न मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं कहता भी हूं कि भैया आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लूंगा, ठीक है। मेरा अपना खुद का चैनल है, मैं वहां पर भी यही सारी बातें बताता हूं मैं आपको। तो आप चाहें तो आप सिस्टमैटिक तरीके से करके चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी। अब बात थोड़ा सा कॉन्टेक्ट नंबर की कर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज करनी है तो आप डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर जो है 860449201201। क्या 860, ठीक है, 860449201201। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीसीएस का बैच अगर आपको डिकोड पे लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, ये मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पीसीएस के बैच के बारे में हमने थोड़ा सा आपको यहां पर समझाया हुआ है, एक बार देख लीजिए। तो यहां पर क्या है, इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर कोर्स। यहां पर प्री प्लस मेंस के आपको वीडियो मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी प्री की तैयारी अलग और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती है। कई बार जो है बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो फंस जाते हैं इसमें, वो पहले प्री करते हैं फिर मेंस बाद में करते हैं। ये तरीका गलत होता है। प्री का बैच अलग और मेंस का बैच अलग नहीं होता है, दोनों की तैयारी साथ में होती है। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस आपका है, मेंस का 80% सिलेबस आपका प्री का है और प्री वाला मेंस में है। तो जब आप मेंस करते हैं तो प्री की तैयारी हो जाती है आपकी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस के लेक्चर देंगे आपको। एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड सोर्स बेस्ड क्वालिटी कंटेंट, यानी कि बेस हमारा एनसीईआरटी होगा, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होंगे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते होते हैं। कई बार उनकी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं होती है कि उनको सब कुछ आता हो, तो आधार रूप से हम लोग बेसिक से उनको पढ़ाएंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस टीचर होंगे, आपको पढ़ाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि आपको कोई भी नया टीचर आके पढ़ाने लग जाएगा, नहीं। जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। एक लंबा अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का भी और पढ़ाने का भी, ठीक है। तो एग्जाम देने वाला और पढ़ाने वाला दोनों आपके लिए रहेंगे, साथ साथ में रहेंगे। पर्सनली आपको डाउट सेशन रहेगा, आपका पर्सनल इंटरेक्शन आप मुझसे डायरेक्टली कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं रहेगी। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे। प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे क्लास में। आप प्री का पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट अलग से बना रहेगा, और मेंस के जो पीवाईक्यूज होंगे वो टीचर आपको क्लास में ही बता देगा कि भाई ये कंटेंट आपको इस तरीके से रेडी करना है। तो पीवाईक्यूज भी आपको कराए जाएंगे, चाहे वो प्री के हो चाहे वो आपके मेंस के हो। टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि आपको यहां पर टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस की दी जाएगी, और डेली आपको आंसर राइटिंग, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। लोग सालों साल कोचिंग करते हैं लेकिन उत्तर नहीं लिखते हैं, और यही उनकी जो है असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। हम लोगों ने इन कमियों को दूर करने के लिए पहले दिन से, जिस दिन से आप एडमिशन लेंगे उसी दिन से आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कॉपी चेक होगी, आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा पहले दिन से फर्स्ट डे, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेगा फ्री का 25 क्वेश्चन डेली टेस्ट होगा। कोर्स वैलिडिटी जो इसकी रहेगी 18 महीने की रहेगी। 18 महीने तक आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं, कितनी ही बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8 महीने में कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा, और बाकी अगले 7-8 महीने आप आराम से हमारे वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स को लेते हैं और आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपकी हमारी जो आपने फीस हमें दी होगी वो फीस हम आपको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे एज ए रिवार्ड कि भाई आपने हमारे साथ मेहनत की है। आपके इंटरव्यू का परिणाम सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो, डजंट मैटर, आपकी फीस वापस जाएगी। इन केस बाय द वे, हालांकि ईश्वर ना करें ऐसा हो, इन केस अगर आप इंटरव्यू से बाहर होते हैं, ठीक है, तो भी आपकी फीस वापस हो जाएगी, और अगली बार के एग्जाम के लिए पुनः से आपको निःशुल्क विदाउट फी आपको एडमिशन दिया जाएगा, और आप पुनः से आप हमारे कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोग अलग से सीसैट का बैच रहेगा, इसमें हिंदी का अलग से रहेगा, निबंध का अलग से रहेगा, ये सब चीजें आपको यहां पर कराई जाएंगे। और ये कोर्स दरअसल क्या है, बहुत ही मिनिमम फीस पर रखा गया है। ये कोर्स की फीस जितना हम लोग करा रहे हैं, फीस देखा जाए तो 1-1.5 लाख होगा, लेकिन नहीं, 1-1.5 लाख से बहुत कम फीस है। और उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 8604409201। आपको व्हाट्सएप पर पीसीएस लिख करके और आपको इस पर व्हाट्सएप कर देना है। अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं होंगे तो आप सीधे मुझे कॉल कर लीजिएगा, राइट। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। आप लोग चाहें तो डिकोड एग्जाम की पूरी टीम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक बढ़िया रंग दे सकते हैं। हम आपके साथ हैं, डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करने के तैयार हैं तो बिल्कुल हम भी तैयार हैं आपके साथ में। आप आइए, जुड़िए मुझसे, और एक नई संकल्प के साथ, एक नए उम्मीद के साथ
एक भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं तब तक हमारा आपका ये बंधन, ये रिश्ता टूटेगा नहीं। और मैं आपके साथ एज ए फ्रेंड हूं, एज ए दोस्त हूं। आप अपनी बातें, आपसे जो भी आपके डाउट हो स्टडी को लेकर के, आप निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता ही दिया, 8604409201 पर आप पीसीएस लिख करके आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपके जो भी डाउट होंगे आपको कॉल मेरे द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आपके सगे संबंधी या आपके हित मित्र में जो भी लोग, अभी बच्चे जो +2 करके निकले हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उनको यह मेरा वीडियो भेज सकते हैं। आई थिंक कि आपके एक वीडियो शेयर करने से एक बड़े कैनवास पर इसका फायदा मिले। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, और सुबह सुबह जो क्लास हमारी मॉर्निंग में आती है आप लोग उसको जरूर देखा करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।